Okay, so listen now, here. तो करियर पाथ ऑफ अ फिजियोथेरापिस्ट। अच्छा, कभी एवरीवन कभी नाम सुना फिजियोथेरापिस्ट? कब जरूरत पड़ती है फिजियोथेरापिस्ट की? नॉर्मली जब बोन्स में क्रैक आ जाता है। कभी देखा होगा आपने, कोई बंदे का एक्सीडेंट हो गया, अब दवाई चल रही है, फिर भी ना हॉस्पिटल जा रहा बंदा, हफ्ते में एक बार। कभी डॉक्टर घर पे आते हैं और वो डॉक्टर जो होता है ना, वो पेशेंट को ना अलग अलग टाइप के एक्सरसाइज करवाते हैं। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग डॉक्टर्स नहीं बोलेंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं फिजियोथेरापिस्ट। ओके, डायग्राम से समझ में आ रहा होगा एवरीवन कि जनरली ये जो है ना प्रॉब्लम्स, आजकल जो लोग भी भैया 50 क्रॉस कर लेते, 60 क्रॉस कर लेते, तो आपको पता ना एक एज के बाद एवरीवन तो बोलते हैं ना एवरीवन, भाई अब ज़्यादा मत उछल, अब हड्डी टूटेगी तो जुड़ेगी नहीं। तो एक कहावत है पुरानी, इसका मतलब है कि भाई अभी एज हो गई तेरी, अभी ज़्यादा मत उछल, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम होती है? जैसे जैसे आपकी एज होती है ना एवरीवन, आपकी बॉडी की एज होती है, वैसे वैसे ना बहुत सारी चीज़ें आपके बोन्स में ना एवरीवन अब पहले जैसे नहीं हो पाती, ठीक है, फाइन, ओके। तो भैया बोन्स में और बॉडी में जो भी मूवमेंट्स है उसको कराने वाले प्रैक्टिशनर को कहा जाता है फिजियोथेरापिस्ट। ओके, फाइन। तो जिस किसी को इसमें करियर बनाना है, ओके, फिजियोथेरापिस्ट में करियर बनाना है, ओके, उसके लिए, ठीक है। तो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेस। देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है यार कि भैया क्या करना पड़ता है। सबसे पहले सेलेक्ट द राइट स्ट्रीम इन 10+2। मतलब जैसे आपने 10th क्रॉस कर दिया, तो 10th क्रॉस करने के बाद ऑब्वियसली एवरीवन आप सेलेक्ट करोगे साइंस। ठीक है, 10th हो गया आपका। कॉमर्स लेके ये नहीं कर सकते या कोई और आर्ट्स लेके नहीं कर सकते, इसलिए आपको साइंस लेना पड़ेगा। और ये 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली आपके पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स। ये नहीं है कुछ भी, ओके। नीट है नेशनल लेवल पे, ओके। और कभी कभी सीटी अप्लाई होता है, जैसे नॉर्मली अभी तो फिलहाल इसी को प्रिफर किया जाता है, ठीक है। नीट एग्जाम है आपके फिजियोथेरापिस्ट के एडमिशन्स के लिए, जैसे बाकी लोगों के लिए वैसे इसके लिए भी, ठीक है। उसके बाद एवरीवन आप जनरली यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल बीपीटी करते हो, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। उसके बाद आप पीजी करोगे यानी उसी में मास्टर्स करोगे। फिर ये सारी पढ़ाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पता है ना आपको? आपने कई बार सुना होगा कि जब आप लोग भी भैया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे तो किसी हॉस्पिटल में या किसी कंपनी में, किसी टेक्निकल फॉर्म में, ओके, आप कुछ दिन के लिए काम करोगे जहाँ पे एक्चुअली आप काम सीखते हो, ओके, यू लर्न हाउ टू वर्क, उसको कहते हैं इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप में आपको पे भी दिया जाता है, कम दिया जाता है लेकिन पेमेंट दिया जाता है, ठीक है, फाइन। उसके जब ये चीज़ हो जाए, उसके बाद आपको जब लग गया और आपको सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटी से मिल गए, फिर आप एवरीवन, ओके, रजिस्टर करवाते हो अपने आप। जो भी भाई स्टेट लेवल पे फिजियोथेरापिस्ट की जो बॉडी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करवाओगे कि भाई मैं अब एज अ फिजियोथेरापिस्ट प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, ओके। नेशनल लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है, फाइन। तो भाई आपने 12th कर लिया, नीट क्रैक कर लिया, उसके बाद यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन आपका हो गया, फिर से एंट्रेंस एग्जाम दिए, पीजी कर लिए, इंटर्नशिप कर लिए, उसके बाद अपने आप को रजिस्टर किए। और अगर आप चाहो तो और भी इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। वो बोलते हैं ना, एक बार आप ना हेल्थ फील्ड में घुस गए, हेल्थ की लाइन में घुस गए, तो समझ लेना लाइफ लॉन्ग पढ़ाई है भाई। जितना पढ़ोगे, ह्यूमन बॉडी एक ऐसी चीज है एवरीवन, इंसान सदियों से पढ़ता आ रहा है, लेकिन आज भी इसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई। जितना आप पढ़ोगे उतना नया नया मालूम हो रहा है, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट आ रहे, खत्म होता ही नहीं है। तुम्हारे घर पे जो पुराने लोग हैं उनको पूछना पहले के हॉस्पिटल्स कैसे होते थे और अभी के हॉस्पिटल्स कैसे हैं। और ऑब्वियसली आज से 5 साल के बाद के हॉस्पिटल्स एकदम और मॉडर्नाइज होंगे। मैं कहीं तो यहीं पे थाना में आते होते पढ़ रहा था, ओके, वहां लिखा था ऊपर रोबोटिक सर्जरी, मतलब आपके सर्जरी रोबोट्स करेंगे भाई। बात समझ में आ रही है एवरीवन? अभी ये दूर की बात लग रही है, थोड़े दिन में यार नॉर्मल हॉस्पिटल्स में सब आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है, फाइन। तो वैसे जब आप यूजी कर लेते हो यानी ग्रेजुएट हो जाते हो, उसके बाद भी आप इंटर्नशिप करके, रजिस्टर करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, फाइन, ओके। अब एवरीवन, अगर आपके पास देखो, आपने कर लिया अंडर ग्रेजुएट,
फिजियोथेरेपी यानी इस ये करने के बाद आप जॉब पे लग सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी मेन सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाए जाएंगे। ओके, उसके बाद अगर आपका दिल किया तो आप क्या कर सकते हो, वो अब पोस्ट ग्रेजुएशन में हमेशा होता है स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन में जैसे लिखा है, देखो क्या लिखा है, ऑर्थोपेडिक्स। ये कौन होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू बोन्स। तो ऑर्थोपेडिक्स में और थोड़ा स्पेशलाइजेशन कर लिए, या तो ये न्यूरोलॉजी, आपका स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये एरिया का। ओके, उसके बाद ये क्या भैया, पीरियाट्रिक्स, ये क्या है, ओल्ड एज पीपल। ओके, देखिए ये प्रॉब्लम ज्यादातर ओल्ड एज लोगों में होती है ना, एवरीवन मूवमेंट्स में गिर गए, प्रॉब्लम हो गया। अभी अभी आप गिरोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फटाफट आपकी बॉडी रिकवर कर लेगी। लेकिन कोई ओल्ड इंसान गिरता है ना, उसकी बॉडी फिर रिकवर नहीं करती है। तो उनके लिए खास करके फिजियोथेरेपिस्ट में एक स्पेशल एरिया है। और फिर आपने आजकल सुना होगा एवरीवन, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, अभी रिसेंटली आपने सुना है ना, एक केस हो गया भैया, हमारी कंट्री जो है ना एक गोल्ड मेडल से पीछे रह गई, या क्या बोलते हैं उसको, नहीं मिल पाया हमको। इसकी वजह से 100 ग्राम की वजह से, 100 ग्राम की वजह से हमारे हाथ से गोल्ड मेडल चला गया। ओके, तो हमारे एक जो फेमस एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ओके, वो 50 किलोग्राम के कैटेगरी में लड़ रहे थे, लेकिन जब उनका वेट किया गया तो पता चला या उनके बॉडी में 100 ग्राम, तो जो 100 ग्राम के वजह से इतने साल की मेहनत होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, पता नहीं, या उससे भी ज्यादा, एक 100 ग्राम के वजह से चला गया। तो सब सोशल मीडिया पे चिल्लाने लग गए, भैया इनके फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर रहे थे, इनके ट्रेनर क्या कर रहे थे, इनके फिजियोथेरेपिस्ट यही बंदा होता है। ओके, हर आजकल ना हर स्पोर्ट्स टीम में ना एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है। नॉर्मली लोग उनको शॉर्ट में फिजियो बोलते हैं। अभी देखना, कोई प्लेयर को क्रिकेट खेलते खेलते बॉल लग गया, एक आदमी भाग के आएगा मेडिकल किट लेके, फिजियो होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, वो प्लेयर को सुलाते ग्राउंड में और उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, वो फिजियो होता है, क्योंकि उसको बोन्स के बारे में पता होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वही है एवरीवन। ओके, चलो अभी इसके आगे, हियर गेटवे टू फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम्स एंड एलिजिबिलिटी। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स है और उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटीज है। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या है अपने पास, नीट, फुल फॉर्म ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ओके, तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12 पास किया है ये सब्जेक्ट्स को लेकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या बायो के बदले हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, एमसीक्यू बेस्ड है। ओके, आपको पता है मार्किंग स्कीम इसकी ऐसी है, अगर राइट आंसर करोगे तो +4 मिलेगा, रॉन्ग करोगे तो, यही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी है। ओके, तो भैया जो नीट का एग्जाम है, मोड ऑफ एग्जाम नॉर्मली होता है ऑफलाइन। ओके, हालांकि अभी सोच रहे इसको ऑनलाइन करे, ओके, क्योंकि लास्ट टाइम इश्यू हो गया था, बट फिलहाल तो ऑफलाइन है। ड्यूरेशन इतना होता है, सब्जेक्ट्स मेन ये होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों मिला के बायोलॉजी है, जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। क्वेश्चंस कैसे होंगे सर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे सर, 180, सबको ही मालूम होता है। क्वेश्चंस कितने होंगे, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, बायो में 45, दो में 45। सही है। ओके, मार्किंग स्कीम, करेक्ट आंसर दिए +4, रॉन्ग आंसर दिए, ये सब नीट के बारे में। फिर ऐसे एक एग्जाम है एम्स। ओके फाइन, ये उसके बारे में डिटेल्स दिए गए आपको। ठीक है फाइन, ओके सुनाओ, एम्स के बारे में बताया था एवरीवन। एग्जाम कैसा होगा सर, ऑनलाइन। ड्यूरेशन कितना होगा सर, 3.5 आवर, 3.5 घंटे का एग्जाम होता है। सब्जेक्ट्स क्या होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल नॉलेज और थोड़ा सा आपका एप्टीट्यूड, आप कितना अच्छा सोचते हो। ओके हियर, ओके फिर एग्जाम कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस होगा और थोड़े रीजन एसर्शन टाइप क्वेश्चन। ओके, रीजन एसर्शन मतलब अगर आप ये सोचते हो तो क्यों सोचते हो, अगर आपके हिसाब से ये आंसर है तो क्यों ये आंसर है, क्या क्या लॉजिक लगा के ला रहे हो। ओके, क्वेश्चंस कितने होंगे सर, 200। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो भाई, फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60, बायोलॉजी, बॉटनी और जू मिला के 60, जनरल नॉलेज 10, एप्टीट्यूड और लॉजिकल थिंकिंग। ओके, इसका मार्किंग स्कीम कैसे होता है भैया, अगर राइट आंसर आया तो +1, रॉन्ग आंसर गया तो -1/3। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग एग्जाम्स हैं। ओके, और उसके बाद प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एजुकेशन, इंडिया में टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट क्या है, तो आप नाम यहाँ देख सकते हो। ओके, ये रैंकिंग नहीं है, खाली नंबर्स है, ये मत सोचना ये टॉप 1 टॉप 2 ऐसा नहीं है। ओके, ऑब्वियसली जो टॉप 1 पे वो इंडिया का सही में टॉप 1 है, बट फिर भी ये रैंकिंग नहीं है। ओके, ये इंडिया के फेमस इंस्टीट्यूट से ऑर्गेनाइजेशन है जो फिजियोथेरेपी टॉप लेवल पे करवाते हैं। ठीक है,
फाइन, ओके। आप नाम वाम देख सकते हो, उनके वेबसाइट वगैरह भी दिए गए हैं, ओके। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एम्स दिल्ली, बड़ा फेमस नाम है ये, ओके। और सिर्फ फिजियोथेरेपी में नहीं, बेसिकली मेडिकल फील्ड में कहीं पर भी एम्स एक बहुत बड़ा नाम है, ओके फाइन। उसके बाद लॉन्चिंग ऑफ फिजियोथेरेपी करियर। भाई आप जब फिजियोथेरेपी खत्म करते हो ना, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कुछ लाइसेंस आपको लेने पड़ते, कुछ रजिस्ट्रेशन आपको करवाने पड़ते। देखो आपने कई बार सुना होगा ना, डॉक्टर ने अगर ऐसा कर दिया ना तो उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, सुना है कभी? ये डॉक्टर से ये गलती हो गई तो उसका तो क्या लाइसेंस कैंसिल हुआ, मतलब भैया वो बंदे का नाम कहीं पे तो था। ओके, हमारे इंडिया में एवरीन बॉडीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर्स का रिकॉर्ड रखते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का रिकॉर्ड रखते हैं। जो उनके रिकॉर्ड में है उन्हीं को हक है प्रैक्टिस करने का। तुमको खाली नॉलेज है, मेरे को इंजेक्शन लगाना आता है क्योंकि मैं 5 साल तक कंपाउंडर थी, ये नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है एवरीन? तुम्हारा नाम होना चाहिए, तुमको राइट है, फिर यू आर अ राइटफुल मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आपको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट भी कुछ लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कुछ जगह पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को, ओके। ये वही सब चीज़ है, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, ओके। अब मैंने आपसे कहा था एवरीन, देखो स्टेट लेवल पे भी कुछ काउंसिल्स हैं और नेशनल लेवल पे ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का मेंबरशिप, ओके। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट में प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आपको इंडिया लेवल पे प्रैक्टिस करना है यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ओके। नाम चेंज हो सकता है, नाम इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप और आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो लिखा देखो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्रेडिट सीपीडी, ओके। तो और आगे अगर पढ़ाई करना है तो ये कर सकते हो। फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ होगी ये हमने पहले भी देखा है, ठीक है, फाइन, ओके। अब उसके बाद हियर अगर आपको आगे बढ़ना है, देखो मैंने कहा था स्पेशलाइजेशन और सर्टिफिकेशन। स्पेशलाइजेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये सब एरियाज में, ओके। जब आप पीजी करते हो ना तो उसमें यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट आपको अलग से उसमें आप डिटेल में जाते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, या तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्थोपेडिक्स। यानी आपने भैया बैचलरशिप कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, ओके। अब आप चाहते हो कि मेरा जो इंटरेस्ट है ना बच्चों में अगर हड्डियों का कोई प्रॉब्लम हो या कभी कभी बाई बर्थ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ओके। तो आपका स्पेशल इंटरेस्ट वो छोटे बच्चों में, बेबीज में, तो पेडियाट्रिक्स बोलते हैं, सुना होगा, बच्चों के डॉक्टर को पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो आप उसमें जरा स्पेशलाइजेशन करो। और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ना जनरल सब हड्डियों में बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को ना हड्डियों के बारे में पढ़ना, उसकी रिकवरी, मेरे को ये सब अच्छा लगता है। आप जब पीजी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, देखो यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, और पीजी करोगे ना तब आप इसमें फिर और भी बहुत सारी चीजें। सर ऑन्कोलॉजी यानी क्या? एनीथिंग रिलेटेड टू रिसर्च एंड स्टडी ऑफ कैंसर, वो ऑन्कोलॉजी है। तो ये सब नाम अलग अलग नाम दिए हुए, ओके। ये सब क्या है भैया आपके स्पेशलाइजेशन के ऑप्शंस। सर्टिफिकेशंस, आपको सर्टिफिकेशन करना है, ओके। मतलब देखो स्पेशलाइजेशन मतलब प्रॉपर आपको मास्टर की डिग्री मिलती है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो होता है ना एवरीवन, कभी कभी जैसे आप कंप्यूटर की क्लास में जाते हो वहाँ लिखा होता है सॉफ्टवेयर कोर्स या सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या सर्टिफिकेट इन दिस, सर्टिफिकेट इन टैली, वो सब क्या है? सर्टिफिकेट कोर्स है। वो कोई ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं है, वो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं है, वो सर्टिफिकेट कोर्स है। तो अगर आप चाहो तो ये सारे एरियाज में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता है, मतलब मान लो तुम ऑलरेडी जॉब पे हो और तुमको लगता है कि यार अगर मैं ये एक 6 महीने का कोर्स कर लूँ ना तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी या तो मेरा पोस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो वैसे टाइम पे एक सर्टिफिकेट कोर्स करते, ठीक है। ये वैसे, और हर फील्ड में ऐसा होता है, हर फील्ड में ना छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज करते, वो करने से आपकी वैल्यू थोड़ी मार्केट में और बढ़ जाती, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज है। उसके बाद टिप्स फॉर सक्सेस इन फिजियोथेरेपी। भैया आपको अगर इस फील्ड में घुसना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना चाहिए सर? भैया आप, क्योंकि आप ओल्ड एज वाले लोगों से डील करोगे, पेशेंट से डील करोगे, तो जाहिर सी बात है आपके पास ये होना चाहिए, क्या?
इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो। क्या है वो? कम्युनिकेशन स्किल है आपका। आप जब कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होगा ना, तो बिलीव मी, आप करियर में कोई भी करियर लो, आप आगे ही जाओगे, क्योंकि आपके पास स्किल है। और स्किल उसको बोलते हैं जो डेवलप किया जा सकता है, पैदाइशी नहीं होता है, आपको उसको डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, फाइन। फिर आपके पेशेंट के साथ बहुत अच्छा क्या होना चाहिए? रैपो होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अच्छे से बात करो, अच्छे से ट्रीट करो, ओके, क्योंकि वो पेशेंट है। ओके, ये सब करोगे तो आगे बढ़ोगे। स्टे अपडेटेड। जितनी भी नई नई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है फिजियोथेरेपी में या बोन से रिलेटेड, उससे आप जरा अपडेट रहो, अपग्रेडेड रहो। ठीक है। और क्या भैया, नेटवर्क विद प्रोफेशनल, जो दूसरे लोग हैं आपके फील्ड में काम करते हैं और डॉक्टर्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहो, तो उनके पेशेंट्स आपको भेजेंगे वो लोग। ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए? क्या लिखा है? पेशेंट को बोले ये अभी ये ऐसा करना, मैं आता हूँ जरा बाहर से, ऐसा करते रहना। ओके, और तुम निकल गए। फिर पेशेंट फोन कर रहा है आपको, डॉक्टर साहब कहाँ गए? अरे बोले मैं भूल ही गया। बोले एक काम करो, कितनी बार किए? बोले अभी तक कर रहा हूँ सर। ओके, अभी एक काम करो, हाथ नीचे करो, घर पे जाओ। बोले कल आओ। समझ में आ रहा है? ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स। ओके, आपके कुछ एथिक्स होने चाहिए। आप ये लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, लोग आपका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपके बोलते ना एक मेडिकल प्रैक्टिशनर करके आपको इज्जत दे रहे हैं, आपके भी कुछ एथिक्स होने चाहिए। ओके ओके, और कंटिन्यू एजुकेशन को अवॉइड मत करो, आगे सीखते रहो। कोई भी फील्ड में, तो जनरल बात है, कोई भी फील्ड में घुसे हुए आगे सीखते रहो। ओके, चलो आगे। ओके, फिर मुझे कैसा मालूम पड़ेगा कि मैं इस चीज के लायक हूं? क्या लिखा है? आइडियल कैंडिडेट, और क्या लिखा है? नॉट रिकमेंडेड। तो आइडियल कैंडिडेट कौन है भैया? जो एम्पैथेटिक है। सर एम्पैथेटिक मतलब भैया सामने, तो बोलते हैं ना एवरेन कि आपको जिस प्रोफेशन में जाना है ना, उसके कुछ क्वालिटीज आपके अंदर पहले से होनी चाहिए, नहीं तो वहां जाके तुम यार अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे, सामने लेगी भी। तो एम्पैथेटिक होना मतलब क्या होता है भाई? पेशेंट को तकलीफ में देखे तो तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन होता है उसको हेल्प करना। अब पेशेंट नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान का आपने ब्लीडिंग देखा तो तुम डर के भागे नहीं, तुम्हारा एक नेचुरल रिएक्शन होता है। कुछ कर रहे हो, तुम कुछ सोच रहे हो। देखो कभी कभी तुमने वीडियोस देखा होगा, किसी को एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे उधर अटैक आ गया या ब्रीदिंग रुक गई या कुछ हो गया, तो कुछ लोग है ना ऐसे नेचुरली होते हैं एवरीवन, उनके अंदर ही होता है वो, उसको लेंगे और ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे। होता है कि नहीं एवरीवन ऐसा? तो आपके अंदर वो नेचुरल एम्पैथी होना चाहिए कि किसी को देख के यार आपको नेचुरली फीलिंग आ रही है, मैं कैसे इसको हेल्प करूं मेडिकली, उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक होना। फिर हाँ, पेशेंट, पेशेंट मतलब खुद पेशेंट नहीं होना, पेशेंट सब्र होना चाहिए आपके। ओके, हर डॉक्टर को देखो, तो देखो डॉक्टर के पास एक चीज होती है ना, बहुत आराम से बात करेंगे, मतलब जो अच्छे डॉक्टर जनरल, तो अच्छे प्रैक्टिशनर से बहुत आराम से बात करेंगे, बहुत सोबर बात करेंगे। ओके, तो भाई उनके पास ये सिखाया जाता है, पेशेंस रहो, आराम से ठंडे दिमाग से काम। खुद फिजिकली फिट रहो और स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। भैया पेशेंट आ रहा, अपना प्रॉब्लम बता रहा है, तुम पेशेंट का प्रॉब्लम सुन के फिर अपनी प्रॉब्लम उसको बता रहे हो। ओके, ये नहीं होना चाहिए भाई, तुम्हारे पास उसका प्रॉब्लम सुन के उसको सॉल्व करने का स्किल होना चाहिए। तुम देखो कोई अच्छे डॉक्टर से बात करो, तो तुम अगर जनरली भी कोई दूसरी बात करोगे ना, थोड़ा टॉपिक से बात, तो उसके बारे में भी आपको सजेशन देते रहेंगे, हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नेचुरल होनी चाहिए। ओके, कौन नहीं करना चाहिए इसको भैया? लैकिंग एम्पैथी। ओके भाई, आपको किसी को दर्द में देख के कोई फर्क नहीं पड़ता, मत करो ये सब। ओके यार, ये तो क्या होगा मालूम है भाई, आप किसी और प्रोफेशन के लिए बने रहोगे। आपकी जो स्किल बता रही है कि आप किसी और प्रोफेशन के लिए बने हो। आप इंजेक्शन दे रहे हो, पेशेंट चिल्ला रहा है, बोले क्या चिल्ला रहा है, रोज का काम। बोले ओके, तो अलग अलग पेशेंट है, और आपने देखा होगा वो बहुत सारे अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं ना वीरेन, वो कभी कभी पता ही नहीं चलने देते कब इंजेक्शन दे रहे हैं। होता है ऐसा? तो थोड़ा सा अपने प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, आपके खुद के कुछ फिजिकल लिमिटेशंस हैं। आपकी कुछ फिजिकल लिमिटेशंस है, जैसे भाई आप फिजिकली फिट नहीं हो, या आपके बॉडी में कोई इश्यूज है। ओके, या कुछ भी, कोई भी टाइप का आपको खुद को प्रॉब्लम है कि आप पेशेंट को उतना केयर
और उतना बोलते ना अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो, ठीक नहीं है फिर आपके लिए। और लास्टली क्या बोला है, डिसइंटरेस्ट इन हेल्थ, आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री पसंद ही नहीं है। ओके, इसलिए कई लोग हैं ना डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, अब आप भी छोड़ देते कुछ और करते। बोले क्यों किया डॉक्टर, बोले बस बन गया, बस वो सब प्रेशर था, ये था वो था, बन गया, अभी कुछ नहीं। ओके ओके। तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या है भैया, नॉर्मली किसी भी हेल्थ केयर में पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। ओके, पहले भैया ये एक्सीडेंट के बाद है ना, उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती थी या फलानी चीज़ होती थी, अब यार 3 महीना डॉक्टर ने एक्सरसाइज करा, अब ठीक हो गया। ओके, और आजकल तो बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर से ना सर्जरी रिकमेंड नहीं कर रहे आजकल, बोले एक काम करो फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, 3 महीना 2 महीना प्रैक्टिस ये कर लो, एक्सरसाइज, ठीक हो जाओगे, और ठीक हो रहे लोग। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन, वही बोल रहा है उन्हें। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब भाई सर्जरी होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, सर्जरी को प्रिवेंट करो और पहले ये ट्राई करो, फिजियोथेरेपिस्ट को ट्राई, अगर इससे ही हो गया तो ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, आपको जब आप कोई भी चीज़ उठा रहे हो तो आपको ना पीठ में ना पकड़ रहा है एकदम क्रैम्प जबरदस्त, आप एक फलाना डॉक्टर के पास बोला, अरे नहीं आपको ना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, अभी आपको ऑपरेशन करना, सर्जरी, ये, आप डर गए। दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने बोला यार मुझे लगता है एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट को ट्राई करो। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उसने आपको बोला कि भाई देख 3 महीने का अपन एक एक्सरसाइज करेंगे, एक कोर्स करेंगे, देखते क्या होता है, और 3 महीने के बाद आपका दर्द चला गया, तो आपने क्या किया, सर्जरी को प्रिवेंट किया, है ना। तो यही सब करते हैं। ओके फाइन, तो ये सब था एवरीवन फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। ओके, तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो एवरीवन 12th में तो आप ऑलरेडी हो, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, सब्जेक्ट्स वगैरह मैंने आपको बता दिया, टाइप ऑफ एग्जाम्स मैंने आपको बता दिया, एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करो और फिर आप यूजी या अंडर ग्रेजुएट किसी बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के कॉलेज में जाओ। ओके, और वहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी, खत्म नहीं होगी कहानी। डन एवरीवन? ओके, चलो।